नमस्कार, मेरा राजेश यदुवंशी। बिखरा हुआ विपक्ष कौन करेगा एकजुट? नीतीश कुमार का प्रयास कितना होगा सफल? इस पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। आप इन सवालों का जवाब आपसे मैं पूछूंगा, कृपया इनका जवाब आप हमें कमेंट करके दें कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? जिस प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नीतीश कुमार राजनीतिक में सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या इनकी यह इंजीनियरिंग सफल होगी या नहीं, आप बताएं। बात राज्यों की नहीं चल रही है, बात चल रही है देश के प्रधानमंत्री पद की 2024 में होने वाली दौड़ की। 2024 के दौड़ में क्या लगता है आपको कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? जहां विपक्ष को एकजुट करने की बात है, वहीं आप बता दें कि मोदी हवा भी कहीं कम नहीं है। क्या मोदी हवा में जो विपक्ष के रखे हुए फूल हैं, जगह जगह बिखरे हुए हैं, मोदी हवा में और बिखर जाएंगे या करीब आएंगे? यह कितना प्रयास होता है इसमें नीतीश कुमार का, यह 2024 की मोदी आंधी में पता लगेगा। दिलचस्पी लगाए हुए नीतीश कुमार बिहार के सीएम के बाद अब देश की गद्दी पर बैठने का जो प्रयास चल रहा है, उनके द्वारा यह नकारा तो जा रहा है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा गया है। फिर भी जो अंदेशा लगाया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि इस समय नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पार्टी के जितने नेता हैं नीतीश कुमार को क्या लाइक करेंगे या नहीं, यह भी विपक्ष की बात होगी। आपको एक बात बता दें कि जैसे देश में अंग्रेजों से मुक्ति सबको चाहिए थी, लेकिन बारी बारी सब लड़ना चाह रहे थे, एक साथ कोई नहीं। 1857 की क्रांति का यही सबसे बड़ा विफलता का कारण था कि लोग एकजुट आंदोलन नहीं कर पाए। यही कारण था आज जिस प्रकार से लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, लेकिन अलग अलग मोर्चे की लड़ाई से विपक्ष पूरी तरह से बिखरा ही रहेगा, एकजुट नहीं हो सकता। कि जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है, वहां कैसे सत्ता को तोड़ जोड़ करके बनाया जा रहा है, यह आप देख रहे हैं। तो लगता क्या है आपको कि नीतीश कुमार के द्वारा अगर प्रयास किया भी गया, बेहतर प्रयास किया भी गया और वह आंकड़ा भी छू लेते हैं, फिर जब विपक्ष बिखरेगा तो उन्हें संभालेगा कौन? बता दें कि हमेशा सत्ता को तोड़ करके एक नई सत्ता का, एक नए मुख्यमंत्री और सत्ता स्थापित की जा रही है, चाहे वो क्यों न उसी दल से हो। तोड़ा कैसे जाए, यह भी एक बड़ी बात आती है कि कैसे तोड़ा जाए। यह भी नीतीश कुमार को भी समझना होगा कि कैसे लोग तोड़ करके सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। यानी जब तक आपके पास आर्थिक क्षमता नहीं होगी, तब तक आप किसी भी पार्टी के दल के नेता को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि उसका एक ही जवाब होगा, पद या पैसा। तो आप क्या देना चाहते हैं? हर किसी को पद दे नहीं पाएंगे, और आपके पास इतनी क्षमता होगी कि आप हर किसी को पैसा दे पाएंगे, तभी आप विपक्ष की भूमिका में सक्रिय हो पाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि मोदी आंधी जो है इतनी तेज आंधी है जिसमें विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता। हमेशा आप बता दें आपको कि विपक्ष एकजुट होना भी चाहेगा, तो आपको बता दें कि जिस प्रकार के सरकारी विभागों का उपयोग किया जा रहा है नेताओं के ऊपर, वह डर भी नेताओं में बना हुआ। जो लोग सत्ता में आने के बाद उनका धन अर्जन का प्रक्रिया चालू किए हैं, वह किसी राजनेता से भी नहीं छुपी है। उनका हर काला चिट्ठा हर एक पार्टी के व्यक्ति को मालूम है, तो उस काले चिट्ठे की डर भी कहीं न कहीं विपक्ष को लगी हुई है। कभी भी वर्तमान सरकार कुछ भी किसी के साथ कर सकती है, यह भी विपक्ष को बड़ा डर है। नीतीश कुमार को डर इसलिए नहीं है क्योंकि वो साफ सुथरी प्रवृत्ति के राजनेता है, ऐसे हर नेता नहीं है। अब नीतीश कुमार के साथ जो लोग आएंगे वह एनडीए के विरोधी कहा जाएगा उनको। एनडीए के पक्ष में वो एनडीए के पक्ष में नहीं होंगे, और जब एनडीए के पक्ष में नहीं होंगे तो उन्हें भी साफ सुथरी प्रवृत्ति की होनी चाहिए, वरना उनके लिए भी प्रशासनिक प्रक्रिया चालू होगी। अगर उसमें बचते हैं तो जेल जाना तय होगा उन नेताओं को। अब इनसे भी कौन छुटकारा दिलाएगा, इनसे, इस भय से कौन मुक्ति दिलाएगा? विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस के दामन के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि देश की राजनीति में दो ही पार्टी है, एनडीए और यूपीए है, और एनडीए एक बहुत बड़ा समीकरण इसमें देश में स्थापित किया है। आपको बता दें कि 133 करोड़ की जनता के जहन में यह भी प्रश्न उठा है कि धारा 370 का जो फैसला था वह एनडीए सरकार में हुआ है, राम मंदिर का जो फैसला था वह एनडीए सरकार में हुआ है। इससे
कौन सफाई दिला पाएगा नीतीश कुमार को यह भी समझना चाहिए कि इस मुद्दे से कितनी सीटें कट जाएंगी, कि राम मंदिर जैसे मुद्दे की जब बात आएगी तो कितने हिंदू वोट बैंक हट जाएंगे और कितनी वोट बैंक हटने के कारण कितनी सीटें जो कि विपक्ष को नहीं मिलने वाली हैं। वहीं आप बता दें कि धारा 370 को लेकर के और धारा 370 और राम मंदिर को जब प्लस किया जाएगा तो वह आंकड़ा जो कि आप बता दें कि लोकसभा में 100 सीटें तय करेगा। यानी कि इन 100 सीटों को, यह 100 सीटें लोकसभा में फिक्स है एनडीए की। इसके अलावा और सीटों का समीकरण जो कि एनडीए आसानी से बना लेगा। वह सत्ताओं का तोड़जोड़, जो इसी सत्ता छोटे छोटे दलों को मिलाकर और सीटें एनडीए आराम से काबिज कर लेगी। जो मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर प्लस 370 की जो प्रक्रिया है यह प्लस का वोट बैंक का प्लस है। आप हमें बताइए कि विपक्ष के पास कौन सा प्लस का वोट है जिससे लेकर विपक्ष कुछ सीटों पर जो कि उसके पक्ष में सीटें दिखाई दे रही हैं। विपक्ष के पास आप खुद ही तय कीजिए, आप अपने दिमाग से सोचिए कि विपक्ष के पास कोई ऐसा एजेंडा है जिससे वह प्लस की बात, मैं तो 100 कम कह रहा हूं क्योंकि राम मंदिर प्लस 370 की बात आएगी तो 100 से ज्यादा सीटें एनडीए की फिक्स है। अब आप हमें यह बताएं कि यूपीए के पास ऐसा क्या एजेंडा है जिससे इसकी फिक्स सीटें हैं। कोई व्यक्ति विशेष को अगर सीटें 10, 15, 20 हो सकती हैं, लेकिन जहां एनडीए की और सीटों की बात करें हम तो उसकी सत्ता अन्य स्टेट में भी है, जहां से एनडीए अगर 10, 5, 15 लेकर आती है तो एनडीए पूरी तरह से सत्ता में काबिज पुनः हो जाएगी। यही संभवतः दिखाई भी दे रहा है। महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष चुनाव लड़ती है तो उसका भी सबसे बड़ा तोड़ जोड़ जो कि उसका भी हल मोदी जी के पास है। मोदी मैजिक से कौन बचेगा? चुनाव तो लड़ा जा सकता है लेकिन मोदी मैजिक से कौन बचेगा? क्योंकि वो जो मैजिक होती है मोदी की वह कोई नहीं समझ पाता कब उस मैजिक का इस्तेमाल किया जाना है और कहां किया जाना है। यह भी विपक्ष को समझना चाहिए कि मोदी जी की जो मैजिक है उससे कैसे बचा जाए। यह भी बड़ा प्रश्न होगा लोगों के दिमाग में। कभी भी मोदी जी की जो मैजिक है वह ऐसी सटीक बैठती है, वोट बैंक भारत का हाहाकार खुलकर उनके सामने आता है। इसलिए विपक्ष को एकजुट करने से पहले नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए और नेताओं को भी सोचना चाहिए कि कैसे क्या किया जाए, एजेंडा क्या बनाया जाए कि हम एक एजेंडे पर लड़ करके अगर एक एजेंडा मेरा फेल होता है तो हम दूसरे एजेंडे के तौर पर पुनः विपक्ष को एकजुट करके इस एजेंडे को लेकर के हम वोट में मांग सकते हैं। लेकिन आप ही बताइए कि इस समय एनडीए के सामने यूपीए भी फेल दिखाई दे रही है। यूपीए में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो एक बात कहने के बाद पूरी पार्टी तैयार हो जाए, क्योंकि जो अंदर अंदर गुपचुप चल रहा है यूपीए में वह राजनीति नहीं, वह पर्दे के पीछे वाले लोग हैं। जो सामने खुलकर नहीं राजनीति कर पाएगा वो पर्दे के पीछे देश की जनता को क्या समझा सकता है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी इतने बड़े नेता बनाए गए हैं, बने नहीं हैं। दोनों शब्द है, बनाए गए हैं, बने नहीं हैं। क्योंकि राहुल गांधी बात सत्य कहते हैं पर कहने का जो तरीका है वह कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है भारत की जनता को। कितने दिग्गज नेता इस समय कांग्रेस के ही जो कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो वो नेता कहीं न कहीं कांग्रेस और विपक्ष की जो भूमिका में सुई चुभोने का काम होगा वो जरूर करेंगे। आइए और हम बातें करते हैं कि विपक्ष में क्या विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है, यह बड़ा प्रश्न है। कैसे होगा विपक्ष एकजुट? विपक्ष को तभी एकजुट किया जा सकता है जब सभी नेताओं का एक नेता होगा, जब विपक्ष का सभी विपक्ष की पार्टियों का एक नेता होगा, पूरी पार्टियों का एक नेता होगा। जो वह कहेगा वही सभी लोग सुनेंगे और उन्हें सब में से एक एजेंडा बनाया जाएगा, जिस एजेंडे के तहत चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। चुनावी एजेंडे के तहत जनता को समझाने का प्रयास किया जाए। कॉर्पोरेट मीडिया जो है पूरी तरह से मोदी मैजिक को फेल नहीं होने देगी। वो दिन रात 24 घंटे चला करके आपके घरों में यह दिखाने का प्रयास करेगी कि देश में सब कुछ बेहतर हो रहा है। किसी ऐसे मुद्दे को उठाएगी जिसे आप जानते नहीं होंगे कि बिहार की साक्षरता दर इतनी कम हो रही है। बिहार में जो कि डॉक्टरों की जो इलाज करने की व्यवस्था हुआ है इस समय नीतीश सरकार में इतनी कम हो गई, यानी कि इतना घोटाला हो गया। सब कुछ दिखाया जाएगा, अन्य स्टेट में दिखाया जाएगा। जो माइनस होगा यानी 24 घंटे यही चलता रहेगा।
यानी 10% वोट मीडिया ऐसे ही काट देगी और शेष मीडिया का जो भूमिका होगी, जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, कुछ ऐसे जो समूह बने हुए वह भी मोदी मैजिक में काम करेंगे। यानी विपक्ष के पास कोई ऐसी मैजिक तो नहीं दिखाई दे रही है जो मोदी मैजिक को फेल कर सके पक्ष को जीतना। वैसे भी कहा जाए तो मोदी मैजिक 2024 में जरूर है, क्योंकि इस मैजिक को हराने के लिए, इस मैजिक को डिफेंस करने के लिए नीतीश कुमार की मैजिक जरूर कमजोर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात है, तो क्या वह 2024 में सोशल इंजीनियरिंग कर पाएंगे? यह तो 2024 की मोदी मैजिक में समझ में आएगा। कृपया, अगर यह हमारी जो बात है हमने स्वच्छंद तौर पर कहा है, इसमें किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर मैंने कोई टिप्पणी पर्सनल नहीं की है, जिस किसी व्यक्ति राजनेता को आपत्ति ना हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपकी और आप लोगों से ही की हुई बातों को आपके प्रत्यक्ष रख रहा हूं। अगर यह बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।